आज अपन सवाल हल करेंगे अध्याय 3 जिसकी प्रश्नावली 3.2 के सवाल आज अपन हल करेंगे। सबसे पहले देखेंगे पहला सवाल, बताइए कि किन्हीं दो संख्याओं का योग सम होता है। यदि मान लीजिए आप किन्हीं दो संख्याओं को जोड़ते हैं तो उनका योग अपने को क्या प्राप्त होता है, सम संख्या प्राप्त होती है या विषम संख्या प्राप्त होती है, ये अपने को ज्ञात करना है। अब मान लीजिए यहाँ दे रखा है यदि वे संख्याएं कौन सी होती हैं, विषम होती है। यदि मान लीजिए विषम संख्याओं का दो विषम संख्याओं का यदि योग करते हो तो क्या अपने को उसका योग सम प्राप्त होता है या विषम प्राप्त होता है। तो मान लीजिए दो विषम संख्याएं कोई सी भी अपन लेते हैं, जैसे 3 लिया मैंने और 1 लिया 5, और इन दोनों का योग कर रहा हूँ, दोनों ही विषम संख्या है। इन दोनों का योग करने पर अपने को क्या प्राप्त होता है, 8 प्राप्त होता है। तो क्या प्राप्त होता है, अपने को सम प्राप्त होता है। ठीक है, इसी प्रकार से यदि मान लीजिए, इसी प्रकार से उसने दूसरा बोला है कि यदि दो सम संख्याएं लेंगे तो उसकी योग करने पर क्या अपने को सम प्राप्त होता है क्या। तो मान लीजिए जैसे मैंने लिया 8 + 4, दोनों ही सम संख्या हैं, इन दोनों का योग कर रहे अपन तो क्या प्राप्त हो रहा है, अपने को 12 प्राप्त हो रहा है। मतलब दोनों ही स्थिति में अपने को सम संख्या ही प्राप्त होती हैं, चाहे वो दोनों संख्याएं विषम हो या दोनों संख्याएं सम हो, दोनों का योग करने पर अपने को सम संख्या प्राप्त होती है। अगला देखेंगे यहाँ पे, बताइए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है और कौन सा कथन असत्य है। पहला है 3 विषम संख्याओं का योग सम होता है। अपने को केवल अंदाजे से सत्य असत्य नहीं लिखना है, उसको हल भी करना है कि 3 विषम संख्याओं का योग सम होता है। अब वो बोल रहा है कि 3 विषम संख्याएं, जैसे मान लीजिए मैंने लिया विषम संख्याएं 1, 3 और 5, इनको क्या करना है, योग बोला है। योग करने पर अपने को सम प्राप्त होता है। तो करके देख लीजिए, 5 और 3 8, 8 और 1 9, क्या प्राप्त हुआ अपने को, विषम प्राप्त हुआ। लेकिन इसने यहाँ पे क्या बोला था, सम प्राप्त होता है, इसलिए ये क्या लिखा अपनों ने, असत्य। समझ में आया आप लोगों को। इसी प्रकार से दूसरा देखेंगे, 2 विषम संख्याओं और 1 सम संख्या का योग सम होता है। तो 2 विषम संख्या जैसे मान लीजिए 3 + 5, 2 विषम संख्याएं ले ली और 1 सम संख्या लेना है, तो मान लीजिए 2 ले लिया। तो इनका योग अपने को क्या प्राप्त होगा, देखेंगे 3 और 5 8, 8 और 2 10, मतलब सम प्राप्त हुआ। ये सम लिखा हुआ यहाँ पे सम होता है, तो हाँ सत्य है, इसलिए सत्य लिखा आप लोगों ने। 3 विषम संख्याओं का गुणनफल विषम होता है। मान लीजिए 3 विषम संख्याएं लेनी है, 1 3 5, इनका क्या करना है, गुणनफल मतलब गुणा करना है। तो गुणा करने पर अपने को क्या विषम प्राप्त होता है क्या, देखेंगे 5 × 15, 15 × 15, क्या प्राप्त हुआ, विषम संख्या प्राप्त हुई, मतलब सत्य है। इसी प्रकार से अगला, यदि किसी सम संख्या को 2 से भाग दिया जाए तो भागफल सदैव विषम होता है। मान लीजिए कोई सी भी संख्या ले लेते हैं, 12 में अपन 2 का भाग देते हैं तो क्या प्राप्त होता है, अपने को 6 प्राप्त होता है। मतलब अपने को क्या प्राप्त हो रहा, सम प्राप्त हो रहा है। लेकिन ये यहाँ पे क्या बोल रहा है, विषम प्राप्त होता है। ये यहाँ पे विषम प्राप्त होता है, तो ये क्या आएगा, असत्य। इसी प्रकार से अगला देखेंगे, सभी अभाज्य संख्याएं विषम हैं। ये असत्य है, क्योंकि सभी अभाज्य संख्याएं जो होती हैं वो विषम नहीं होती हैं। मान लीजिए अभाज्य संख्या कौन सी है, 2 है, ये 2 अभाज्य संख्या है, लेकिन क्या वो सम है, विषम है, क्या वह संख्या विषम है, क्या नहीं है, वो सम है, इसलिए क्या कहलाएगा, असत्य। इसी प्रकार से अभाज्य संख्याओं के कोई गुणनखंड नहीं होते हैं। तो अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड होते हैं, तो इसलिए ये क्या आएगा, असत्य। नहीं होते हैं, इसलिए क्या आएगा, असत्य। 2 अभाज्य संख्याओं का योग सदैव सम होता है। अब मान लीजिए 2 अभाज्य संख्याएं, जैसे मैंने ले लिया 2 अभाज्य संख्याएं, आप कोई सी भी लोगे तो उसका सदैव जो अपने को प्राप्त होगा उत्तर वो सम होता है, तो ये असत्य है। कभी कभी अपने को विषम संख्या भी प्राप्त होती है, इसलिए ये असत्य है। अगला है, केवल 2 ही एक सम अभाज्य संख्या है। हाँ, तो 2 ही एक ऐसी संख्या है जो कि सम है और क्या कहलाती है, अभाज्य संख्या कहलाती है, इसलिए ये क्या आएगा, सत्य। सभी सम संख्याएं भाज्य संख्याएं हैं। सभी सम संख्याएं होती हैं वे भाज्य संख्याएं हैं, तो ये क्या आएगा, असत्य।
दो सम संख्याओं का गुणनफल सदैव सम होता है। मतलब दो सम संख्याएं, मान लीजिए 4 और 8 लिया अपनों ने, तो 8 का पहाड़ा 8 में 4 का गुणा करेंगे तो 8 चौक 32 क्या प्राप्त हुआ अपने को, सम संख्या प्राप्त हुई। तो ये आएगा अपना सत्य। तो इस प्रकार से अपन सत्य असत्य जो रहते हैं उनको हल करके ही उनका आंसर लिखे कि वो क्या सत्य है या फिर असत्य है। अगला सवाल देखेंगे प्रश्न क्रमांक 3, संख्या 13 और 31 अभाज्य संख्या हैं। देखिए आप लोग, 13 जो है वो भी अभाज्य संख्या है, 31 है वो भी अभाज्य संख्या है। इन दोनों संख्याओं में दो अंक 1 और 3 है ना। मतलब मान लीजिए अपन ने जो अभाज्य संख्या ली 13 और 31, इसमें दोनों ही संख्या में कौन सा अंक का उपयोग किया गया है, 1 और 3, है ना। तो इस प्रकार से 100 तक की संख्याओं में ऐसे अन्य सभी युग्म ज्ञात कीजिए। मतलब अपने को 100 तक की संख्याओं के अंदर ऐसे कितने युग्म होते हैं वो अपने को ज्ञात करना है। तो देखेंगे इस प्रकार से और भी संख्याएं जो होती है वो अभाज्य होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, अभाज्य होनी चाहिए। तो जैसे मान लीजिए 17 और 71, इसमें भी इसी प्रकार से 1 और 7 का उपयोग किया गया है, जिससे क्या बनाया अपनों ने 17 और 71, दोनों ही संख्या क्या है, अभाज्य संख्या है। इसी प्रकार से और संख्याएं अपन देखेंगे तो अपने पास प्राप्त होगी 37 और 73, इसमें भी किसी प्रकार के अंक हैं 3 व 7, इन दोनों अंकों का प्रयोग किया है, दोनों ही अंकों से दोनों संख्या बनी हुई हैं और दोनों ही संख्या क्या है, अभाज्य संख्या है। इसी प्रकार से एक और संख्या होती है अपनी 79 और 97, दोनों ही संख्या में 7 और 9 का उपयोग किया हुआ है और दोनों ही संख्या जो है वो क्या है, अभाज्य संख्या है। आया समझ में आप लोगों को। तो ऐसे ये सारे युग्म जो होते हैं जिनमें अभाज्य संख्याओं का उपयोग होता है, अभाज्य संख्याएं अपने को मिलती हैं और 100 से सारी छोटी संख्याएं होती हैं और जिनमें इस प्रकार के अंकों का जो प्रयोग अपने को दे रखा है उसके हिसाब से ये सारी संख्याएं अपनों ने निकाली। आया समझ में आप लोगों को। इसी प्रकार से अगला सवाल देखेंगे, प्रश्न क्रमांक 4, 20 से छोटी सभी अभाज्य और भाज्य संख्याएं अलग लिखिए। मतलब अपने को 20 से छोटी सभी भाज्य और अभाज्य संख्याओं को अलग अलग करके लिखना है। तो सबसे पहले देखेंगे भाज्य संख्या और फिर अभाज्य संख्या। अब यहां पे अपने को शुरू से देखेंगे कि एक जो होता है न तो भाज्य होता है न ही अभाज्य होता है, इसलिए एक को ना तो भाज्य में लिखेंगे ना अभाज्य में लिखेंगे। उसके बाद देखेंगे अपन अभाज्य और अभाज्य संख्याओं की पहचान किस प्रकार से करते हैं। मैंने आप लोगों को पहले वीडियो में बताया था कि देखेंगे किस प्रकार से जिन संख्याओं के गुणनखंड या तो एक या वही संख्या के अलावा अन्य कोई गुणनखंड होते हैं तो वे संख्याएं भाज्य कहलाती हैं। जैसे एक उदाहरण करके देख लीजिएगा आप, जैसे मान लीजिए 8 है। अब 8 का गुणनखंड 1 होता है, 8 होता है, लेकिन इसके अलावा और किसी के पहाड़े में 8 आता है क्या? तो देखेंगे आप लोग 2 के पहाड़े में आता है, 4 के पहाड़े में आता है, मतलब इसके 2 से अधिक गुणनखंड हैं। यहाँ पे 4 गुणनखंड प्राप्त हो रहे मतलब 2 से अधिक है, इसलिए ये संख्या क्या कहलाती है, भाज्य कहलाती है। इसी प्रकार से कोई संख्या जैसे मान लीजिए मैंने लिया 2 ही ले लिया या मान लीजिए 3 लिया आप लोगों ने, तो 3 के गुणनखंड ढूंढेंगे मतलब 3 किस किस के पहाड़े में आता है, 1 के पहाड़े में आता है, 3 के पहाड़े में आता है, लेकिन किसी अन्य संख्या के पहाड़े में 3 नहीं आता है। मतलब इसके गुणनखंड कितने प्राप्त हो रहे हैं अपने को, 2 ही प्राप्त हो रहे हैं, इसलिए ये संख्या क्या कहलाएगी, अभाज्य संख्या। तो इस प्रकार से अपन भाज्य और अभाज्य संख्याओं की पहचान आसानी से कर सकते हैं। तो भाज्य संख्या सबसे पहले अपन देखेंगे 2, 1 जो लिया था अपन ना तो भाज्य है ना अभाज्य, इसलिए उसको छोड़ देंगे। उसके बाद में 2 देखेंगे तो 2 के कितने गुणनखंड होते हैं, केवल 1 और 2, इसलिए 2 क्या कहलाती है, अभाज्य। 2 से अधिक गुणनखंड होंगे तो वो कहलाएगी भाज्य। इसी प्रकार से 3 भी क्या आएगा अपना, अभाज्य। 4 क्या आएगा, भाज्य। 5 अभाज्य, 6 भाज्य, 7 अभाज्य, 8 भाज्य, 9 भी भाज्य, 10 भी भाज्य, 11 जो होता है वो अभाज्य है, 12 भाज्य हैं, 13 अभाज्य हैं, 14 भाज्य हैं, 15 भी भाज्य हैं,
और 16 भी भाज्य हैं, 17 अभाज्य हैं, 18 भाज्य हैं, 19 जो हैं वो हैं अभाज्य हैं। ये अपनी संख्या अपने को कहाँ से कहाँ तक बोला था, 20 तक की संख्याओं में। तो ये संख्या जो प्राप्त हुई है अपने को, इनके 2 गुणनखंड होते हैं, हर एक संख्या के 2 गुणनखंड होते हैं, इसलिए ये अभाज्य संख्या है। और भाज्य संख्याओं के 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं, वे भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो इस प्रकार से अपनों ने 20 तक की संख्याओं में भाज्य और अभाज्य संख्याओं को पहचान करके अलग अलग लिखा। इसी प्रकार से अगला प्रश्न देखेंगे, 1 से 1 और 10 के बीच में सबसे बड़ी अभाज्य संख्या लिखिए। सबसे बड़ी अभाज्य संख्या मतलब देखेंगे आप लोग 1 से लेकर 10 के बीच का बोला है, 1 और 10 को नहीं लेना अपने को, केवल 1 और 10 के बीच की बोला है। तो देखेंगे यहाँ पे 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब यहाँ पे देखेंगे, पहले आप लोग ये तय कीजिए इसमें कि अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी हैं। तो देखेंगे 2 अभाज्य संख्याएं, 3 है, 5 है, 7 है। तो इसमें सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी है, 7 है। तो अपना आंसर क्या आएगा, 7 जो है वो सबसे 1 से लगाकर 10 के बीच में सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी है, 7 है। इसी प्रकार से अगला सवाल देखेंगे, प्रश्न क्रमांक 6, निम्नलिखित को 2 विषम अभाज्य संख्याओं के योग के रूप में व्यक्त कीजिए। मतलब अपने को 2 विषम संख्याएं लेना है और होनी भी कौन सी होनी चाहिए, वो अभाज्य संख्याएं होनी चाहिए। उन दोनों का योग करेंगे अपन तो क्या प्राप्त होना चाहिए, अपने को 44 प्राप्त होना चाहिए। जैसे देखेंगे पहला सवाल, 6वां प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 6 का पहला दे रखा है 44। अब अपने को 2 विषम संख्या लेना है और दोनों ही विषम संख्या क्या होना चाहिए, अभाज्य होना चाहिए। और उन दोनों का योग करेंगे, अपने योग करने पर 44 आना चाहिए। तो सबसे पहले आप लोग देखेंगे कि 13 प्लस 31, दोनों ही संख्याओं को आप गौर करके देखोगे तो दोनों ही संख्या विषम है, विषम होने के साथ साथ में अभाज्य भी हैं। उन दोनों का योग करते हैं अपन तो क्या प्राप्त होता है, 44। ठीक है, इसी प्रकार से अगला भी अपने को करना है, दूसरा है 36। तो 36 के लिए देखेंगे अपन 5 प्लस 31, दोनों ही संख्या क्या है, अभाज्य है ना, दोनों ही विषम संख्या है और दोनों को जो योग करेंगे तो क्या प्राप्त होगा अपने को, 36। इसी प्रकार से अगली संख्या लेंगे 24। अब 24 में कौन सी संख्या है, 11 प्लस 13, दोनों ही क्या है, अभाज्य संख्या है और विषम संख्याएं भी हैं और दोनों का योग अपने पास क्या प्राप्त होता है, 24। इसी प्रकार से अगला है 18। 18 के लिए अपन देखेंगे 7 प्लस 11 बराबर क्या प्राप्त होता है, 18। और दोनों ही संख्याएं क्या है अपने पास, अभाज्य भी हैं और विषम भी है। तो इस प्रकार से अपने को केवल ध्यान इतना रखना है कि अपने को ऐसी संख्याओं का चयन करना है जो विषम होनी चाहिए और अभाज्य होनी चाहिए। उन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या प्राप्त होना चाहिए, 44 संख्या अपने को प्राप्त होनी चाहिए। इसी प्रकार से अगला सवाल देखेंगे, प्रश्न क्रमांक 7वां, अभाज्य संख्याओं के ऐसे 3 युग्म लिखिए जिनका अंतर 2 हो, है ना। अपने को अभाज्य संख्याओं के ऐसे 3 युग्म लिखना है जिनका अंतर करने पर, घटाव करने पर अपने को क्या प्राप्त होता है, 2 होता है। अब संख्याएं कौन सी लेना अपने को, अभाज्य संख्या लेना, कौन सी, अभाज्य संख्या। प्रश्न क्रमांक 7वां, अब इसमें एक और पॉइंट दे रखा है कि 2 अभाज्य संख्याएं जिनका अंतर 2 हो वह अभाज्य युग्म कहलाते हैं। आपको पूछा जाए कि अभाज्य युग्म किसे कहते हैं, तो ऐसी 2 संख्याएं जो कि अभाज्य होती हैं और यदि उसमें अंतर किया जाता है, घटाव किया जाता है तो अपने को अंतर क्या प्राप्त होता है, 2 प्राप्त होता है। तो उसे अभाज्य युग्म कहलाती हैं। इसी प्रकार से देखेंगे, जैसे मान लीजिए जैसे 5 माइनस 3, दोनों ही संख्या क्या है, अभाज्य संख्या है और अंतर क्या प्राप्त हो रहा है अपने को, 2 प्राप्त हो रहा है। इसी प्रकार से और देखेंगे 7 माइनस 5 बराबर 2 प्राप्त होता है। इसी प्रकार से 13 माइनस 11 बराबर 2 प्राप्त होता है। तो ये अपनों ने कितने युग्म बनाए हैं, 3 युग्म बनाए। प्रश्न में पूछा था उसने
कि 3 युग्म बनाना है अभाज्य संख्याओं के द्वारा और जिनका अंतर अपने को क्या प्राप्त होना चाहिए, 2 होना चाहिए। तो अपने को हर संख्या के अंदर 2 अंतर प्राप्त हुआ है और दोनों ही तीनों युग्म जो है उनका अंतर अपनों ने किया तो क्या प्राप्त हुआ, 2 प्राप्त हुआ और सारी संख्याएं जो है वो अभाज्य संख्याएं हैं। इसी प्रकार से प्रश्न क्रमांक 8वां देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं अभाज्य संख्याएं हैं। अब यहाँ पे आप गौर करोगे कि कौन सी संख्याएं अभाज्य हैं, ये अपने को पता लगाना है। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि जिन संख्याओं के गुणनखंड या तो वही संख्या होती हैं या एक होता है तो वह संख्या क्या कहलाती हैं, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो यहाँ पे आप लोग देखोगे संख्या जो 23 है, आप लोग देखोगे इसके गुणनखंड अपने को क्या प्राप्त होंगे, 1 और 23 ही प्राप्त होंगे, क्योंकि 23 जो होता है वो किस किस के पहाड़े में आता है, 1 के पहाड़े में आता है और 23 के पहाड़े में आता है। इसलिए ये संख्या क्या कहलाएगी, अभाज्य संख्या कहलाएगी। फिर देखेंगे 51, तो आप लोग देखोगे 3 से ये 51 जो है 1 के पहाड़े में आता है, 3 के पहाड़े में आता है, सॉरी 1 के पहाड़े में आता है, 51 के पहाड़े में आता है। इसके साथ साथ में यह संख्या जो है 3 से भी विभाजित होती है, मतलब 3 के पहाड़े में भी 51 आते हैं, क्योंकि पहाड़ा अपन आगे बढ़ाएंगे। अच्छा, बहुत सारी जगह क्या होता है अपन 3 का पहाड़ा 30 तक लिखते हैं, लेकिन उसके आगे भी वो पहाड़ा बनाया जा सकता है। इसलिए 3 के पहाड़े में भी 51 आते हैं, या 3 का भाग देके देखेंगे इसके अंतर्गत तो भाग भी पूरा जाता है, तो वह संख्या भी भाज्य संख्या कहलाती है। तो ये संख्या क्या है, भाज्य। इसी प्रकार से देखेंगे 37, अब 37 क्या है, ये भी अभाज्य संख्या है, क्योंकि ये 1 के पहाड़े में आती है, 37 के पहाड़े में आती है, इसका और कोई गुणनखंड नहीं होता है और या किसी अन्य पहाड़े में नहीं आती है। तो ये संख्या क्या कहलाएगी, अभाज्य संख्या कहलाएगी। इसी प्रकार से 26 जो होता है ये संख्या क्या कहलाएगी, भाज्य संख्या कहलाएगी, क्योंकि ये 1 के पहाड़े में आता है और 26 के पहाड़े में आता है। इसके अलावा ये 13 के पहाड़े में भी आता है, मतलब इसके गुणनखंड यदि अपन देखा जाए तो प्राप्त होता है अपने को 1 और 26। इसके अलावा और भी अपने को प्राप्त होते हैं, तो 13 भी प्राप्त होता है, तो मतलब 2 से अधिक हुआ इसका गुणनखंड, मतलब ये संख्या भी अपनी क्या कहलाएगी, भाज्य संख्या कहलाएगी। तो इस प्रकार से अपनों ने पहचान की तो कौन कौन सी संख्या है, एक तो 23 जो है वो अभाज्य संख्या है, इसी प्रकार से 37 जो है वो भी अभाज्य संख्या है। बाकी ये सारी संख्या जो 2 संख्याएं दे रखी हैं ये भाज्य संख्याएं हैं। आया समझ में आप लोगों को। इसी प्रकार से अगला देखेंगे, 100 से छोटी 7 क्रमागत भाज्य संख्याएं लिखिए जिनके बीच में कोई अभाज्य संख्या नहीं हो। तो आप लोग देखोगे 100 से छोटी होना चाहिए और क्रमागत होनी चाहिए। क्रमागत का मतलब होता है 1 के बाद में 2, 3, 4, 5 ऐसे क्रम में आना चाहिए। तो देखेंगे आप लोग 90, 91, 92, 93, 94, 95 और 96 कितनी संख्याएं हैं, 2, 2, 4, 2, 6 और 7 संख्या। अब ये 7 संख्याएं देखेंगे आप लोग क्रमागत हैं। क्रमागत होने के साथ साथ में ये संख्याएं जो हैं वो क्या है, भाज्य संख्याएं हैं, है ना। तो ये अपना आंसर हुआ। इसी प्रकार से अगला देखेंगे, निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक को 3 अभाज्य संख्याओं के योग के रूप में व्यक्त कीजिए। मतलब अपने को 3 अभाज्य संख्याओं के रूप में व्यक्त करना है, मतलब 3 अभाज्य संख्याओं को आपस में जोड़ने पर अपने को क्या प्राप्त होना चाहिए, 21 प्राप्त होना चाहिए। जैसे यहाँ पे अपन ऊपर क्या करते हैं, 2 विषम और अभाज्य संख्याओं को जोड़ने पर अपने को क्या लाना था, 44। इसी प्रकार से यहाँ अपने को क्या करना है, 3 अभाज्य संख्याओं का योग, मतलब अपने को 3 संख्याएं लेनी है जो होनी क्या चाहिए, अभाज्य होनी चाहिए, और उनका योग करते हैं तो अपने को क्या प्राप्त होना चाहिए, 21। तो देखेंगे सबसे पहली संख्या है 21। अब आप लोग 21 को ऐसी कौन सी 3 अभाज्य संख्याओं को जोड़ेंगे तो अपने पास 21 प्राप्त होता है। तो देखेंगे आप लोग, एक संख्या 3 हो सकती है, एक संख्या 5 हो सकती है और एक संख्या 13 हो सकती है। 13 और 5 18, 18 और 3 21, और तीनों ही संख्या क्या अपनी अभाज्य संख्या है। मतलब इन 3 अभाज्य संख्याओं को आपस में जोड़ने पर अपने को क्या प्राप्त होना है,
21 प्राप्त हो रहा है। इसी प्रकार से अगला सवाल देखेंगे, 31 है। 31 के लिए भी इसी प्रकार से 3 अभाज्य संख्या लेनी है अपने को। तो देखेंगे 3 हो सकता है प्लस 15 हो सकता है प्लस 23। इन संख्याओं को आपस में जोड़ने पर अपने को क्या प्राप्त होगा? 31 प्राप्त होगा। हाँ, और तीनों ही संख्या क्या अपनी अभाज्य संख्या है। इसी प्रकार से 53 लेंगे अपन, 3 प्लस 19 प्लस 31। आप लोग इसकी जगह अन्य संख्याएं भी ले सकते हैं जो कि क्या होनी चाहिए? अभाज्य संख्या होनी चाहिए और उनका योग क्या आना चाहिए? 53 आना चाहिए। तो 31, 19 और 3 को जोड़ेंगे, योग करेंगे तो अपने क्या प्राप्त होगा? 53 प्राप्त होगा। और तीनों ही संख्या क्या अपनी अभाज्य संख्या है। इसी प्रकार से 61 के लिए देखेंगे आप लोग, 3 प्लस 11 प्लस 47। तीनों ही संख्या क्या है? अभाज्य संख्या है और तीनों का योग करने पर अपने को क्या प्राप्त हो रहा है? 61 प्राप्त हो रहा है। तो इस प्रकार से ये 3 विषम संख्याओं को तीन अभाज्य संख्याओं को लेकर अपने क्या प्राप्त किया है? ये संख्याएं प्राप्त की हैं। ठीक है। जय हिंद, जय भारत।